नमस्कार, द लीगल ऑब्जर्वर के इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं खुर्रम निजामी। निर्भया, हाथरस, ये दो ऐसे मामले हैं जिसे समाज को झकझोर दिया और ऐसे मामले में एक आवाज बुलंद होती है डॉक्टर एपी सिंह की, जो कि अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट में। वो आरोपियों के अधिवक्ता होते हैं। कई बातें की जाती है, कई तमाम बातें की जाती है, उसके बाद कानून अपना फैसला सुनाता है। लेकिन सबके जहन बात आती है एपी सिंह को लेकर के। तो वही एपी सिंह आज हमारे साथ मौजूद है हमारे ऑफिस में। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजह क्या है कि एपी सिंह ऐसे ही मामले उठाते हैं जो कि सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन हम पहले जानना ये चाहेंगे कि आखिर एपी सिंह कैसे बने एपी सिंह। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका द लीगल ऑब्जर्वर में। जी। आपके तमाम बयानात आए, आपके तमाम तर्क आए, दलील आई अलग अलग मामलों में, वो एक तरफ जी। लेकिन आप कैसे आए इस पेशे में, अधिवक्ता क्यों बने आप? मेरे माता पिता की इच्छा थी। वो देखते थे उस समय उस क्षेत्रों में की जरूरत है, और उसके बाद वकालत पढ़ने के बाद, वकालत पढ़ी मैंने, उसके बाद सबसे पहले उस समय चंद्रा स्वामी जी, 97 की बात है, उस समय चंद्रा स्वामी, उनके साथ में विक्रम सिंह जी थे, हमारे बहुत नज़दीक है। या ये कहिए हमारी वकालत की शुरुआत का पहला गाउन और कोट और वो सारी ड्रेसेस चंद्रा स्वामी जी ने ही खुद खुश होकर कहा कि ये हम दिलवाएंगे और इससे आप शुरू करेंगे। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन हुआ 97। उस समय 1 साल का वो चलता था प्रैक्टिस करने का। उसके बाद 98 में रजिस्ट्रेशन हुआ। और उसके बाद मेरे माता पिता ने एक बात जरूर कही थी वकालत के पेशे में आते समय कि जब भी आप अपने क्लाइंट के लिए बहस करें, दलील तैयार करें, कोर्ट में आर्गूमेंट करें, कुछ भी करें, उससे पहले जो चाहे फीस लो, ऑफिस में बैठ के फीस लो, तय करो, बात करो, लो, कोर्ट से पहले तक लो। लेकिन जब आप उसके लिए खड़े हो जाएं, जब उसके लिए लग जाएं, जब वो आप पे भरोसा कर ले, विश्वास कर ले कि आप हमारे वकील हैं और काम करेंगे, उस समय ये मत सोचना इसके कितने पैसे बाकी रह गए, कितने दिए, कितने लेने थे, कितने नहीं लेने थे। और उसके अंदर ये भाव आना चाहिए कि आप इसको प्रोफेशन से अधिक एक सेवा का भाव रखना, एक भावना ये रहे कि लोगों को न्याय दिलाने की बात, न्याय की बात। मेरी माँ पूजा के 12 फूल की बात करें, डरे हुए को अभय दान दो, भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जलदान करो, अपमानित को आदर से करो, ग्रह विहीन को दो ग्रह दान। इस तरह से 12 चीजें हैं जो समाज के लिए, देश के लिए तब भी जरूरत थी, आज भी जरूरत है, और मैं समझता हूँ अभी आगे भी जरूरत है। चंद्रा स्वामी ने आपको कौन बनाया? शुरुआती कंट्रोवर्शियल फिगर से हो जाती है इस इंटरव्यू की। तो चंद्रा स्वामी का जब हम जिक्र करते हैं तो एक तांत्रिक, एक जालसाज, एक ऐसी पिक्चर जहन में उभरती है। विक्रम सिंह इलाहाबाद के थे तो उनके सेक्रेटरी वो सबसे करीबी थे। लेकिन बात चंद्रा स्वामी की, तो जब आप इस कदर चंद्रा स्वामी से आपका सानिध्य बहुत ज्यादा था, क्या उनके अंदर आपको बात इतनी अच्छी लगी कि पहला जीवन का पहला गाउन, जो गाउन होता है वो एक अधिवक्ता की बहुत अहम चीज होती है, आपने चंद्रा स्वामी साहब से कहा या चंद्रा स्वामी साहब ने पहनाया? विश्व धर्मायतन आश्रम था, C2829 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, वहां पे था। और छतरपुर में भाटी माइंस पार्क था, वहां 2 जगह होती थी और जहां हम भी होते थे। वहां उस समय हमारे लिए, क्योंकि वकालत की शुरुआत थी, तो देश और विदेश का, मुझे नहीं ऐसा लगता था उस समय का कोई ऐसा व्यक्ति, चाहे राजनीति का चरम हस्ती का हो, चाहे व्यापार का जगत हो, और चाहे मीडिया हाउसेस का, इस तरह राजनीति और इस तरह के जो भी वहां पहुंचते थे, उनसे स्वामी जी, चंद्रा स्वामी जी खुले मन से मिलते थे। पहली तो बात ये थी। और सबके काम, अब इसे दूसरे शब्दों में आप लाइजनिंग कह सकते हैं, आज वो नहीं है दुनिया में। इस तरह से कुछ चीजें हैं जो अच्छी भी नहीं लगती, नहीं है दुनिया में। लेकिन कुछ लोग इसे ये कह सकते हैं, कुछ लोग सेवा भाव भी कह सकते हैं, कुछ तरह से एक दूसरे के काम भी करा देना भी कह सकते हैं। ये चीजें भी थी जो मैं देखता था। और आते थे लोग, विदेशों में जाते थे, विदेशों में उनके साथ मुझे जाने का अवसर मिला। और तांत्रिक की बात, मैं उस बात से, मेरा व्यक्तिगत कोई ऐसा अनुभव नहीं रहा, ना मैं उनकी तंत्र मंत्र विद्या में शामिल रहा, ना मैं उनके उससे प्रभावित था कि मैं उनके उस एस्ट्रोलॉजी से या तंत्र, मुझे ऐसा नहीं लगा। लेकिन उनके अंदर जो सामाजिकता थी, लोगों के प्रति प्यार था, इतना एक व्यक्ति उस समय का धार्मिक
था, उनका रूप ओरा धार्मिक था, और उसके बाद भी उनमें घमंड नहीं होना, ईगो नहीं होना, प्यार से इतना व्यस्त होने के बाद भी सबसे मिलना, सबके बारे में जानना। कहीं बाहर गए, विदेशों में गए तो भोजन किया, व्यवस्था है, कमरे की व्यवस्था, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम, कहीं घूमने जाना, एक बाहर के दौरे पे जाके मिलते हुए, और वहां राजनेता मिल रहे हैं, विदेशों की महान शख्सियत मिल रही है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, राजनीतिक लोग मिल रहे हैं, उसके बाद भी पूछना कि आप कहीं घूमने जाना है, मैं तो यहाँ हूं, कहीं घूमने जाना हो, मेरे दिल को छूती। पहला केस डॉक्टर AP सिंह का क्या था? शुरुआत नेचुरल, उस समय 30,000 में जज साहब सेशन जज, उन्हीं का केस था। प्रेम कुमार जी थे, चंद्रा स्वामी का उस समय शुरू हो रहा था, पहला केस शुरू हो गया, हाँ उसमें साथ में थे, शुरुआत थी। तो उस समय हम जाते थे, प्रेम कुमार जी जज थे उस समय, वो याद है मुझे वो घटना। कमरा नंबर 28 होता था 30,000 का, और सेशन जज प्रेम कुमार जी बहुत ईमानदार जज थे, स्टिक का पेन रखते थे और बहुत ईमानदारी की पराकाष्ठा थी। वो ईमानदारी की पराकाष्ठा आज भी मुझे देखने में वैसी नहीं मिली। इतने 26 साल की वकालत के बाद मैं तलाश करता हूँ, पूरे देश में जाता हूँ और देखता हूँ कि कहीं वो ऐसा मिले, वो नहीं। उन्होंने कहा एक बार, क्योंकि चंद्रा स्वामी जी कई अंगूठियां पहनते थे, बहुत, हाँ ये तो 2 हमारी हैं, दी हुई हैं, लेकिन उनके दोनों हाथ बहुत भरे होते थे अंगूठियों से, और बड़ी बड़ी मोटी मोटी अंगूठी नग के, वो हम लोगों ने नहीं कभी जानना चाहा। तो जज साहब ने, प्रेम कुमार जी ने पूछा कि स्वामी जी आप ये अंगूठियां बहुत पहनते हैं, ये हैं क्या है? और उनकी तीसरी बेल थी, वहां सुनवाई थी, 2 बेल रिजेक्ट हो चुकी थी, तीसरी बेल की सुनवाई पर ऑर्डर होना था। हम लोग भी खड़े थे, हमारी तो शुरुआत थी, देख रहे थे। बहस आप कर रहे थे? नहीं, बहस और कौंसिल थे, मैं तो साथ में शुरू में होता था, मैं बहस नहीं कर रहा था, लेकिन साथ में था पूरी तरह से, तो चीजों को देख रहा था। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी अंगूठियां आपकी बहुत हैं, क्या इनमें क्या है? कहे हाँ बस अंगूठियां हैं, सब गए हैं, नक्षत्र हैं। कहे लेकिन मैं आपकी बेल डिसमिस कर रहा हूँ, तीसरी बेल डिसमिस कर रहा हूँ। कहे कोई बात नहीं, आप डिसमिस कर दीजिए, समय है हमारा, मैं आदमी बुरा नहीं हूं। उन्होंने कहा, नेमीचंद उनका नाम था, नेमीचंद जैन था, उस चंद्रा स्वामी बोला जाता था। तो उन्होंने कहा मैं आदमी बुरा नहीं, मेरा वक्त बुरा है। कहीं वो वक्त भी था, वही अर्जुन थे, वही बाण थे। उन्होंने उस महाभारत के दृष्टांत को कोट किया उस समय कि वही वक्त था, अर्जुन थे, वही बाण थे, वही जयद्रथ था। लेकिन मेरा सवाल सर ये है कि जो पहला केस AP सिंह साहब ने कोर्ट में कंटेस्ट किया, वो कौन सा था? वो कंटेस्ट किया हुआ केस, तो उसके बाद लगभग मैं उसमें शामिल, वो कंटेस्ट में भी आ गया था मेरा, वो उसे भी आप कंटेस्ट का मान सकते हैं, क्योंकि मुझे भी शुरुआत थी, तो उसमें मैं प्रोसीडिंग में शुरू हो गया था। अच्छा, प्रोसीडिंग में शुरू हुआ, तो वो मेरे लिए है पहला केस। तो पहला केस मिला कौन सा आपको? यही था, इसमें तो आपके पार्ट थे ना? हाँ पार्ट थे। अच्छा, इंडिपेंडेंट 97 के बाद 98 में बाहर के मिले, कुछ दिल्ली के MLA थे, एक जयकिशन MLA हैं, अब तो राजनीति में अब आप पार्टी का है, पहले कांग्रेस का वर्चस्व होता था, तो उसमें ICC के सेक्रेटरी होते थे, उनके केस थे शुरुआत में। उस समय 268 नंबर कोर्ट 30,000 की होती थी, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट होते थे चूक साहब, हाँ, तो उनके साथ मैं था। फिर और चीज़ें चली उसमें 97-98 के बाद फिर चलता RD लाल का हुआ, IFT और NIFT, ये 2 संस्थाएं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन गवर्नमेंट का है, IFT प्राइवेट का है, उसके CEO होते थे RD लाल। तो उनके केस थे, तो उसमें कई उनके वहाँ हमने ये जीवन में देखा, कई फिल्म इंडस्ट्री के लोग उन्होंने बनाए, हीरोइंस बनाए फिल्मों में, तो वहाँ मुझे फैशन शो में जाने का अवसर मिलता था, तो वहाँ देखते थे इस तरह की चीज़। अच्छा, जब आप वकालत के पेशे में आए तो आपके लिए पहला क्या था, पैसा या फिर क्लाइंट को जिताना? किस, मतलब जिताना तो था ही क्लाइंट को, लेकिन जब केस आपके पास आता है तो आप क्या देखा करते थे? किसमें पैसा ज़्यादा है, या ये शख्स को उसका हक नहीं मिल पा रहा है, उसके पक्ष में को पैसा सुनाना? आप किसको? पैसा साइड में रहा मेरे लिए सदैव, आज तक भी पैसा साइड में, उसके अधिकारों का कितना हनन हो रहा है। मैंने कई बार ऐसा कहा, कई कोर्ट में स्वच्छ रूप से कहा, मैंने कहा हाँ इसके पास ये बरामद हुआ, जैसे आत्मशक्ति केस हुए शुरुआत में, स्नैचिंग केस हुए, NDPS के केस हुए, मैंने कहा हाँ इससे ये बरामदगी हुई है, इससे गलती हुई है। कोर्ट ने कहा कि आप इसे
प्लीड गिल्टी करेंगे। मैंने प्लीड गिल्टी करना ट्रायल के हिसाब से गलत है, लेकिन मैं सत्य बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, अब आप फैसला कीजिए जज साहब। तो कई बार क्या होता था, आर्म्स एक्ट में शुरुआत में केसेस होते थे, तो एक सरदार जी थे पंजाब के थे, तो उन्होंने आए, अब वो दिल्ली में आए हुए थे और उन्होंने दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया, रिवॉल्वर लगा दिया, कट्टा लगा दिया। अब शराब पिए हुए थे, उनकी झगड़ा हो गया, सरदार जी थे, झगड़ा हो गया तो उन पर रिवॉल्वर लगा दिया। तो कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने कहा जज साहब मैं एक बात बोलूं। मैंने कहा हम बोलो जज साहब से बोलो, कहना चाहते कि क्या मैंने पी शराब और निकली बंदूक, क्या यही है दिल्ली का कानून? तो जज साहब पहले मैं भी हंस पड़ा, तो उन्होंने बताया जेपी सिंह जी क्या इसमें ना, मैंने कहा शराब पी के इसे बंद किया गया था, शराब पी दो थी, झगड़ा हुआ पुलिस से, इसके हुई झगड़ा और इस पर वो लगा दिया गया आर्म्स एक्ट, तो उन्होंने उसे बेल दे दी तुरंत। तो कई बार चीजें ऐसी हैं, सच्चाई अभी भी जुडिशरी में है और मानते हैं अगर सच रखा जाए। 27 साल का आपका पूरा करियर है, कह सकते हैं सफर है आपका, अदालती सफर है, लेकिन पूरी दुनिया ने आपको तब जाना जब आप निर्भया के आरोपी, अब तो दोषी कह रहे हो, दोषियों के अधिवक्ता बने। उससे पहले वो जानते थे हाँ एपी सिंह हैं दिल्ली में, लेकिन जहन में आप पैदस्त हुए, जहन में आप बैठे जब आप निर्भया के आरोपी के होते तमाम तरीके का बयान स्वयं आते रहे, तमाम तरह की बातें कही जाती रही, तो ये जो टर्निंग पॉइंट था, इसको आप टर्निंग पॉइंट कहेंगे अपने इस पूरे सफर का? नहीं, टर्निंग पॉइंट आरडी लाल जो इफ्ट का बहुत बड़ा पहले केस था, स्वामी जी खुद में उस समय के लिए भी बड़े थे और उसके बाद भी और बहुत से 2012 की बात है, 97 से 2011 तक ही माने, 12 को ना 12 के बाद इसे रखें, 12 से पहले भी मुझे लगा मैं अपने लेवल पे हाई कोर्ट से लेके हाँ बहुत बाहरी दुनिया से अलग था, लेकिन हमारी मशहूरियत जो थी वो तिहाड़ जेल में उस समय थी, रोहिणी जेल बाद में बनी, कोंडली जेल, मंडोली जेल बाद में बनी, लेकिन उस समय पटियाला हाउस और 30 तिहाड़ जेल की सब जेलों में नाम चलता था, इस बात का आते थे जो हैबिचुअल क्रिमिनल होते थे। एक सांसी कम्युनिटी है दिल्ली में, वो होती थी, प्रोफेशनल क्रिमिनल से ड्रग्स के सप्लायर थे। अब तो इस लेवल पे आके कई बार मुझे सोचना पड़ता है कि ये मौत के सौदागर हैं, अच्छी बात नहीं है, बदलो उनके में। अब मैं हृदय परिवर्तन की बात करता हूँ, अब मैं प्रयास करता हूँ, बहुत हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं तो उनके हृदय परिवर्तन की बात सोचता हूँ मेरे मन में। उस समय तो केवल वकालत की बात आती थी कि ठीक है पैसे लेना है, इसकी जितनी जल्दी बेल हो जाए, जितनी जल्दी इसका हो जाए, जिससे हमारी जेल में लोग इस बात को तुलना करते हैं क्योंकि जेल में रहने वाले लगभग 80% वकील हो जाते हैं। अच्छा। बातें करते करते मुल्जिम बातें करते करते हो जाते हैं बिना डिग्री के, डिग्री नहीं होती उनके पास, लेकिन उनकी नॉलेज बहुत हो जाती है क्योंकि अब 20 मुल्जिम बैठे हैं, 20 के वकील अलग अलग हैं, वो 20 की बातें आपस में चर्चा करते हैं। मेरे वकील ने क्या कहा, तेरे वकील ने क्या कहना चाहिए, तो उसको क्या कहना चाहिए, तो उसको ये बोल, इसको ये बता, उसको वो बता। तो इस तरह की उनमें बातें होती थी, उनमें चर्चा होती थी कि हाँ मेरे वकील ने ऐसा बोला, वहां ऐसी बात रखी और कहा। जैसे कई मामलों में क्या होता है, देखिए दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं कि 3rd डिग्री के बिना अपना काम चला ले, नहीं चल सकता। क्रिमिनल्स के साथ 3rd डिग्री बिना असंभव है। चीजें इंट्रोगेट करना, इन्वेस्टिगेट करना, चीजें डिस्क्लोजर के आधार पर नहीं, केवल आप लेट उससे लिखवा लें और इससे आपको हो जाए, डेड बॉडी नहीं रिकवर होगी, माल बरामद नहीं होगा, उसके लिए उन्हें करना पड़ता है कोर्ट में। लेकिन आप इसके बोलते कि मारा हमारा क्लाइंट, हाँ नहीं मारता, केवल बोलता नहीं था, मैंने वो सबूत दिए। जैसे पीछे चोटों के निशान थे, मारा गया उसे पीसी रिमांड पे मारा गया, पहली बार लाते समय उसके मैंने शर्ट फाड़ दी, ये मेरे अंदर कोर्ट के अंदर शर्ट फाड़ दी, मैंने उसे घुमाया और शर्ट फाड़ दी, मैंने कहा देखिए इसका ये हाल। अब मैं परमिशन लेता कि इसकी शर्ट खोलूं दिखाऊं, कोर्ट नहीं परमिशन देती। मेरे अंदर इतना लग रहा था मुझे कि इसके साथ बहुत, वो चल नहीं पा रहा था, उसके पूरे चोट के निशान। तब जब देखा कि इतनी चोट के निशान है, कोर्ट ने देखा तो उसको इसका मेडिकल कराइए, इसका ये कराइए। उन पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई, मैं ये भी नहीं चाहता, लेकिन मेरा था सुधारात्मक। मैं किसी के पेट पर लात मारने की आदत नहीं है मेरी, ना मेरी इच्छा रही, लेकिन मेरी ये कि सुधार होना चाहिए। अगर आप 3rd डिग्री इस तरह से आप करें कि जिंदगी और मौत के बीच में बहुत कम जगह रह जाए, और ऐसे में कस्टोडियल डेथ होती है, कितनी कस्टोडियल डेथ होती है आपके सामने, फिर उनको कस्टोडियल डेथ को बचाने के लिए लिपापोती करती है पुलिस, लेकिन हो तो चुकी होती, मौत तो हो चुकी होती, तो मौत नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से उसका बचाव करना चाहिए, जीवन का रहा मेरे लिए। तो उस तरह की चर्चा जेल में होती थी, तो जेल से फिर रिकमेंड करते थे परिवार वालों के पास, जब मुलाकात पे जाते थे
मिलाई पर, तो वो कहते तो आते थे, कई बार आते थे। हमने कि तुम्हें किसने कहा, किसने कही नहीं, मुझे मेरे जेल में मुलजिम है, मेरा भाई है, मेरा चाचा है, जो भी है उनके परिवार के आते थे। तो क्लाइंट आपको जेल के अंदर से मिल जाते हैं? हाँ, जेल से मुझे बहुत अप्रिशिएशन आपस में क्लाइंट्स रिकमेंड करते थे। अरे कभी किसी क्लाइंट ने कहा कि वकील साहब इस तरीके से आप बहस करते तो अच्छा होता, जो आपने बताया? हाँ, कई बार बताते थे, मैं उसको मानता था, मैंने उसको खुले दिल से माना, मैंने बहुत अच्छी बात, कई बार वो बताते। देखिए, मरीज से अच्छा दवा करने वाला, क्लाइंट से अच्छा मुकदमे लड़ने वाला नहीं हो सकता। वो मैं उसे लीगल मुलाकात पे मैं जाता था, मैं लीगल मुलाकात पे टाइम लगा, जो कुछ इस तरह के केस होते थे जिनमें नहीं समझ में आ पा रहा होता था मैं क्या डिफेंस लूं, तो मैं जाके बात करता था, वो बताते थे, मैंने उसको माना, उसको कहा। एक बार मैं हैबिचुअल प्रोफेशनल क्रिमिनल था, उसकी बहन की पहली राखी थी, तो पहली शादी हुई थी, तो वो जेल में था, शादी के बाद रक्षाबंधन पे जाना था, हैबिचुअल क्रिमिनल था, तो मैं कोर्ट में बेल के लिए बेल मांग रहा था। तो मैंने हम्बल रिक्वेस्ट कहा, विद द फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट माय लॉर्ड, इसकी बेल दे दें, इसकी बहन का मामला है। तो इतने में पीछे से क्लाइंट खड़ा था, कस्टडी में आया था जेल से, उसने पीछे कंधा हाथ रख के कहा मेरे पे, सर आप हाथ मत जोड़िए, जैसा बेल देते हो तो दे दें, कोई बात नहीं, आप हाथ जोड़ते अच्छे नहीं लग रहे हैं। मैं चुप हो गया, मैंने कहा, उसे डांटा, मैंने चुप रहो, मैं जज साहब से बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट करूँ, बेल हमारी बहन की है पहली, क्योंकि वो मैं चाहता था कि बहन के यहाँ ये नाम ना पहुंचे, इसका भाई बहुत बड़ा क्रिमिनल है, रक्षाबंधन पहला है, चला जाएगा, तो ऐसे तो अच्छा रहेगा, बदनाम नहीं होगी, बहन का घर बना रहेगा। क्या आरोप था उस पर? जी, आरोप क्या था उसके ऊपर? उस पर 356 था, 411 था, रोबरी वगैरह थी, रोबरी बहुत संगीन आरोप नहीं। हाँ, रोबरी था एक्चुअली। हाईवे पे रोबरी जब की जाती है ना, तो वो ज्यादा संगीन हो जाती है। तो उसको इजाजत मिली जाने की? इजाजत मिली उसको जाने की? हाँ, नहीं, फिर मैं वही बता रहा हूँ। तो कोर्ट ने एकदम देखा, बहुत टफ जज थी वो, और उन्होंने देखा और ऐसे देखा, तो उसने फिर बोला कि बस आप हाथ मत जोड़िए, आपने बहस कर दी, ठीक है, जो ऑर्डर होगा देखा जाए। फिर मैं चुप होगा, उन्होंने जैसा 4 बजे के लिए ऑर्डर रख लिया, फिर मैंने आगे आर्गूमेंट भी नहीं की, 4 बजे जैसा मैं बेल दे दी। लेकिन ये बताइए कि आपने क्रिमिनल ही क्यों चुना? बस क्रिमिनल क्या, सुप्रीम कोर्ट में तो SLP होती है, क्रिमिनल भी आती हैं, सिविल भी आते हैं। उत्तर प्रदेश में अनुदेशक का मामला आया, तो शिक्षा मित्रों का मामला है, और कई से कंपनी लॉस होते हैं, कंपनी से जुड़े हुए मामले हैं, और ये सब होते हैं, सब जुड़े हुए। लेकिन क्रिमिनल ज्यादा आपको? हाँ, क्रिमिनल में थोड़ा सा, एक्चुअली सिविल में क्या है, सिविल का तो दीवानी मुकदमा, उसकी कोई लिमिट नहीं, 151 CPC ऐसी है, दीवानी कोई भी एप्लीकेशन लगाते रहिए, आप जीवन भर लगाते रहिए, इसका जवाब रिजॉइंडर, काउंटर एफिडेविट, इसका आया, फिर एफिडेविट आ गया, इसका आ गया, वो चलता रहता है प्रोसेस। तो उसकी एक प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है, लोग भी नीरस रहते हैं, प्रॉपर्टी है, खेत है, उससे क्या जुड़ा, कहीं जाएगा नहीं। क्रिमिनल लोग भी ज्यादा जागरूक रहते हैं, सजा का भी डर होता है, और लोगों का वो मन में रहता है। आजकल चर्चा में एक केस चल रहा है, श्रद्धा वॉकर का चल रहा है जी, श्रद्धा वॉकर का चल रहा है, आफ्ताब पूनावाला, वो उसने उसको हत्या की ऐसा कहा जा रहा है, उसको प्रूव करने की बात चल रही है। आप जब निर्भया का मामला चल रहा था कोर्ट में, तो बहुत बार आपसे बात हुई, आपने तमाम बातें कही, किस नजरिए से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो श्रद्धा वाकर की, एक बहुत से चैनल्स ने इस पे प्रोग्राम किए। एक तो सबसे पहली बात, ये प्रेम का मामला है, प्रेम का मामला था, कुछ लोग इसे लफ्ज हादसे जो जोड़ते हैं, मैं इसके खिलाफ हूं। लफ्ज हादसे से मत जोड़िए, प्यार होते समय जिहाद नहीं होता है, बहुत प्यार होता है। अब धर्म अलग हो सकता है, होता है धर्म, किसी का भी हो सकता है, लेकिन इसे उससे नहीं जोड़ना चाहिए। प्यार हुआ, अब प्यार में ब्रेकअप क्यों हो रहा है? ये आधुनिक मोबाइल, इनका मिसयूज, आधुनिकता भरी दुनिया, आधुनिकता भरी भीड़, इसको भी लाइक कर देना, इसको भी अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देना, इस पे भी मैसेज कर देना, इससे भी चैटिंग कर लेना, इससे भी चैटिंग कर लेना। तो प्यार का वही रूप है कि पोथी पढ़ जग भया पंडित भया न कोई, और 2.5 आखर प्यार का पढ़े से पंडित हो। शुरुआत प्यार की वैसे ही होती है। प्यार कभी उससे नहीं जब होता है, 2 दिलों में होता है, 2 दिल इतने मजबूत होते हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं हो सकते जब तक दिल से दिल ना मिले। अब जिस दिल से दिल मिले, उसके बाद फिर आगे चलता है। अब आजकल मैं ये मानता हूं कि पुरुषों के लिए कानून नहीं है। देखिए, महिलाओं के लिए महिला हेल्पलाइन है, वुमन कमीशन है,
महिला कोर्ट है, महिला स्पेशल कोर्ट है, महिला के लिए गाड़ियां हैं, महिला आयोग है, महिला सब कुछ है महिला के लिए। पुरुष के लिए नहीं है। पुरुष आयोग, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष के लिए कोर्ट, पुरुष के लिए कहीं कुछ नहीं। पिटीशन क्यों निकलता है? नहीं, मैंने कई बार कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने सबमिट किया। मैंने सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, कोर्ट ने जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनको भी कहा है, और सब हमारे तुषार मेहता जी हैं उनसे भी कहा कि सरकार इस पर काम करे, और सरकार को करना चाहिए। इसकी वजह से पुरुष इस देश के एजेंडे में नहीं है। मैं बड़ी बात कह रहा हूं, वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आपके चैनल से। पुरुष इस देश के एजेंडे में नहीं, किसी राजनीतिक दल के पुरुष एजेंडे में नहीं है। महिला एजेंडे में है, महिला एजेंडे में। कानून तो सबके लिए बराबर है ना, क्या महिला क्या पुरुष? नहीं, कहां बताइए? मेन हेल्पलाइन है, मेन आयोग है, सिस्टम, मेन कमीशन। सिस्टम कैसे है? मेन वुमेन है, वुमेन हेल्पलाइन है, वुमेन कमीशन है, वुमेन के लिए कोर्ट है, वुमेन के लिए पुलिस हेल्पलाइन है। नहीं होती ना औरतें वोकल नहीं, कहाँ वोकल नहीं थी? रानी दशरथ की कैकेयी रानी वोकल नहीं थी, वो युद्ध कर रही थी। आज की भी श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की बहुत प्रख्यात, आम जनता में भी नहीं, आम जनता में आज 80% प्रॉपर्टी की मालकिन महिलाएं हैं। उठा जाती हैं। नहीं, मालकिन 80%। आप निकाल के रेवेन्यू का रिकॉर्ड निकलवाया। 80% प्रॉपर्टी की मालकिन महिलाएं हैं। हाँ, और सोना तो उनके पास होता ही है, गोल्ड तो है ही, और प्रॉपर्टी की भी मालकिन, और तिजोरी की भी मालकिन, और पतियों की मालकिन। देखिए, एसपीजी में जाते हैं, हमारे बहुत अच्छे संबंध के आदमी राजनाथ सिंह जी, अब गृह मंत्री के बाद रक्षा मंत्री हैं, वो भी जाते हैं। जब एसपीजी उन्हें छोड़ती है तो किसके पास जाते हैं? घर में पत्नी, हमारी ताई जी, उन्हीं के पास तो होते हैं। तो सुरक्षा का दृष्टिकोण तो सब है उनके पास, महिलाओं के पास है। हाँ, अब ये बात अलग है, घटनाएं ऐसी बढ़ रही हैं कि अब महिलाएं भी पुरुषों को जहर दे रही हैं। एनडी तिवारी के बेटे शेखर तिवारी का हुआ, हत्या हुई, मारा गया। धन इन्वॉल्व था, कुछ FDR इन्वॉल्व थी, और मार दिया गया। प्यार था, लेकिन प्यार के बाद मारा गया। बेचारा लड़ता रहा अपने को जैविक पुत्र सिद्ध करने के लिए। तो सब ये हुआ, और इसके बाद भी लेकिन महिलाओं के अधिकार हैं, होने चाहिए, लेकिन पुरुषों के अधिकारों को भी पुरुष भी राजनीतिक दलों के एजेंडे में आना चाहिए। आज 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं औरतों की वजह से। हाँ, औरतों की वजह से, उसमें इन्वॉल्वमेंट महिलाओं का होता है। ये कैसे आप कहते हैं? आप आंकड़े निकलवा के देखिए, महिला मरती है उसकी हंगामा होता है। किसी पिता का बेटा मरता है, भाई मरता है, भतीजा मरता है, माँ का बेटा मरता है, उसका आत्महत्या करता है, सुसाइड कर लेता है, किसी भी तरह से करे, गोली मार के, जहर खा के, ट्रेन के, मेट्रो के नीचे कूद के, किसी तरह से, उसकी चर्चा नहीं होती। वो धीरे से परिवार वाले कहते हैं हाँ कुछ अनबन हो गई थी, कितना शब्द, कुछ थोड़ा सा बेतकल्लुफी हो गई थी, और इसलिए उसने ऐसा कर लिया। हमें पोस्टमार्टम नहीं कराना, सिंह साहब, ACP साहब को फोन कर दो, हमें पोस्टमार्टम नहीं कराना है, हमें FIR नहीं करानी, हमें रिपोर्ट नहीं करानी है, हमें रिकॉर्ड डिटेल नहीं निकलवानी है, हमें व्हाट्सएप चैटिंग नहीं निकलवानी, हमें अंतिम संस्कार करना है और अपने घर पे बैठ जाना। अब सुशांत में नया उड़ा गया है, कोई एक्टर था सुशांत, हाँ, कि उसको मारा पीटा गया, वहां का हॉस्पिटल का एक, हाँ, उसने अटेंडेंट, मैं तो पहले से ही कह रहा था ये हत्या थी, आत्महत्या नहीं थी। वही मामला जो आप बोल रहे हैं कि लड़कों का अधिकार नहीं, उसी से सुशांत उसका पीड़ित था। हिमाचल के भी पिछली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आत्महत्या कर ली दिल्ली में, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने हिमाचल की आत्महत्या दिल्ली में कर ली। मध्य प्रदेश में संत हैं कितने, अच्छा नाम नहीं लेते हुए अच्छा नहीं लगेगा, संत ने, इतने चर्चित संत थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। दर्जा प्राप्त मंत्री थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। और नरेंद्र गिरी का मामला आपने देखा, कितने बड़े संत, हनुमान, लेटे हनुमान के ऐतिहासिक मंदिर है, पौराणिक मंदिर है, उसके इतने बड़े, क्या हुआ उसमें? देखिए आप, क्या था? धन, और ये सब वीडियो आ जाएगी। वो अगर कहीं मैन कमीशन होता तो वो शिकायत करते जाके। आपने देखा स्वामी चिन्मयानंद केस, ये मैं वो केस बता रहा हूँ, स्वामी चिन्मयानंद में मैंने वकालत की, मैं गया, मेरे शाहजहांपुर हमारा होम डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से, तो हम वहां देखा, अब इतना उम्र का व्यक्ति केवल राजनीतिक स्टैंड थी, वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनाते, मुमुक्ष यूनिवर्सिटी बना रहे थे वो, और उसमें उन्हें फंसा दिया गया। बाद में 2 साल पहले स्टेटमेंट दे चुकी लड़की, लेकिन फिर भी उन पे आरोप, फिर भी उनको छुटकारा नहीं मिलना।
अब सोचिए आप, उनके इलाज के लिए मैंने एप्लीकेशन लगाई कि जिन्होंने पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे हैं, अटल जी की सरकार में 3 बार सांसद रहे मछली शहर बदायूं से, और वहां से मुमुक्ष आश्रम, परमार्थ आश्रम, परमार्थ निकेतन, ये सब कुछ है, लेकिन उन पर आरोप लगा दिया गया। अब उनकी जीवन पूरा स्पाई हो गया। कहाँ उनके लिए कितना अच्छे अफसर थे, वो यूनिवर्सिटी बनाते थे, उसके लिए काम कर रहे थे, और उनके ये भी तो हो सकता है कि कुछ रहा हो। नहीं, रहा क्या होगा, रहा होता तो फिर वो स्टेटमेंट दे रही है, बयान दे रही। 2 साल पहले बयान दे दिए उन्होंने, कहा नहीं कुछ नहीं था, हमें तो मिसगाइड किया गया। गायत्री में महिला को जेल भेज दिया गया था, उसने बयान बदला था प्रजापति का। हाँ उसमें हाँ गया था, तो ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन मैं दूसरा केस मैंने जो लड़ा, गायत्री मिशन संस्थान, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और हरिद्वार में है और मथुरा में है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का गायत्री मिशन संस्थान, उसके डॉक्टर प्रणब पांड्या और शैल पांड्या। शैल पांड्या उनकी बेटी थी, उनकी कोई बेटा नहीं था, तो दामाद है डॉक्टर प्रणब पांड्या, वही देख रहे दोनों दामाद। और तो उन पर आरोप लगा, FIR दिल्ली में 0 में रजिस्टर्ड हुई। मैंने उसमें कंप्लेंट के लिए था, मैं शिकायत करते के लिए था, लेकिन ये शिकायतकर्ता के लिए भी होता हूँ, लेकिन अक्सर जैसे आप सब लोग कह देते ना मैं मुलजिम के लिए हूँ, मैं कंप्लेंट के लिए मेरा, लड़की के लिए मेरा पूरा केस मैंने लड़ा, और अंत तक वहां तक पहुंचा, वहां तक उसमें हुआ। नैनीताल हाई कोर्ट गया, हरिद्वार में उसका स्टेटमेंट नहीं हो पा रहा था, 164 का स्टेटमेंट कराया, उसमें बाद में आपस में सेटलमेंट हुआ, जो चीजें हुई, लड़की थी, पॉक्सो लगा। इतना कुछ आप बता रहे हैं सिंह साहब, तो आखिर एक पटिशन बनाई, दाखिल कर दीजिए कोर्ट के अंदर कि 1 मंथ कमीशन बनाया जाए। नहीं, मैं तो इसमें 15 जनवरी को हमारी इसमें 15 जनवरी को जनता मतलब हर साल हम करते हैं, 15 जनवरी को कोर्ट जाइए ना। हाँ, कोर्ट बिल्कुल जाएंगे, इसके लिए भी बिल्कुल आपने अच्छा किया, तैयार करेंगे, इस पर डालेंगे। और अब स्थिति ऐसी है कि आप लोगों में ऐसे देखिए, मीडिया हाउस ऐसा नहीं है कि कोई एक साधारण व्यक्ति, बड़े बड़े लोग संबंधित है, लेकिन बड़े लोग, राजनीतिक लोग, फिल्मी दुनिया के लोग, व्यापारिक वर्ग के लोग, मीडिया हाउस से जुड़े लोग, जुडिशरी से जुड़े लोग, साकेत कोर्ट में जज साहब ने आत्महत्या कर ली, कितने ऐसे मामले, IPS IAS इससे पीड़ित है, दुखी है, परेशान है। लेकिन वो बात ये है आजादी को कि व्यक्ति कहना नहीं चाहता, एक्चुअली व्यक्ति सामने नहीं आना चाहता, वो अपने मामले को निपटा के बस चुप होके खत्म हो, किसी तरह सेटलमेंट हो जाए, किसी तरह से उसका ये हो जाए। मिसयूज हो रहा है, पॉक्सो का भी कई जगह, मैं ये नहीं कहता हर मामले में मिसयूज हो रहा है, लेकिन ज्यादातर जब मिसयूज होने लगता है तो सरकार को, कानून निर्माताओं को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उस पर रिव्यू करना चाहिए कि अब जैसे 498 406 था, पहले बहुत था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं, 376 उसमें बदलाव आया है, अब बदलाव, झूठे केस होते हैं, सामने आने लगी बात, चीजें जब सब नई, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अब CCTV कैमरे आते हैं, फॉरेंसिक जांच आती है, कॉल डिटेल CDR आती हैं, चीजें सामने आती है, व्हाट्सएप चैटिंग देखी जाती है, लोकेशन देखी जाती है, हाँ लाइट डिटेक्टर टेस्ट होता है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है, ये सारे टेस्ट होते हैं। आजकल ओवरऑल IT एक्ट शामिल हुआ है, चीजें शामिल हुई हैं। जब उन सब चीजों में चीजें आती हैं तो नया बदलाव आया है, नया परिवर्तन आया, इसमें ये है। देखिए, आप तो 27 साल से लगातार बहस कर रहे हैं, तो आज की जो अधिवक्ता है, आज के जो वकील है, फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट्स खासतौर से, उनके लिए आप क्या कहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या सीख देना चाहेंगे? सीख लड़ना चाहिए, संघर्ष के साथ लड़ना चाहिए, ये तो पहली बात ये है। कई बार सरकार के बड़े दबाव आ जाते हैं, पिछले दिनों आपने देखा किसान आंदोलन, मैं इकलौता वकील था जो किसानों की तरफ से पहली बार देश में, किसान पहली बार सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे, और पहली बार ऐसा हुआ कि भारत सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून, देश के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कानून को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 3 दिन लगातार हमारी बहस के बाद स्टे दिया, कानून पे स्टे दिया, रोका, और उसके बाद वो रिपील भी किया गया, कमेटी बनी और वो सब हुआ। तो संघर्ष करना, लास्ट मूवमेंट तक जो हमारे साथ काम करने वाले थे, एडवोकेट हम लोग कर रहे थे, 22-23 लॉयर्स की हमारी टीम है, कोई ये नहीं कह रहा था कि हाँ स्टे हो जाएगा, सब में निराशा थी। तो मैं वो निराशा दूर करना चाहता हूं कि बच्चों में, लड़कों में, जो आज की नई जनरेशन सेक्शन देखती है, हमारे साथ की मैं बताऊं, अपने साथ के जूनियर, पॉक्सो में बेल लगानी, हाँ झूठा है, केस झूठा कहीं, लेकिन सर पॉक्सो में बेल नहीं होगी, सेशन बेल, कोर्ट बेल नहीं देगा एकदम, कहीं सर इसमें कैसे बेल, मैंने कोई बात नहीं, रुको बेटा रुको, साथ चलो, अभी चलो, खड़े हो चल के। वहां हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन की बात कही कि इस इन्वेस्टिगेशन पे करिए, हमारे ये एफिडेविट दिए हुए ये हैं, इनको IO से जांच कराई, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के नहीं, मतलब सिर्फ शिकायतकर्ता की जांच करे,
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का मतलब दोनों पक्षों की जांच करे, दोनों के फैक्ट तथ्यों को देखे और करे। तो जब बात की उसमें बेल हुई, पॉक्सो के केस में बेल हुई, विदाउट चार्जशीट फाइल किए हुए, उससे पहले बेल हुई, इस तरह की चीज हुई। तो अब उन्हें लगा कि हाँ तो हो गई। मैंने कहा पहले से अपने मन में ये मत रखो, आज के बच्चों में बहुत है, वो सेक्शन देखते हैं, कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पहले से ओपिनियन दे देते, थियोरेटिकल हो गए। हाँ थियोरेटिकल हो गए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वी आर प्रैक्टिसिंग लॉयर, हम जीवन के आखिरी क्षण तक प्रैक्टिसिंग लॉयर करेंगे। तो ये चीज होनी चाहिए, कभी भी कहीं कुछ हो जाता है। जब सदन तैयार होता है 30 और 31 दिसंबर तक चलने के लिए, बीच में ब्रेक हो सकता है, हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत जब बीच में ब्रेक हो जाती है, सदन बीच में हो जाता है, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। देखिए मेरा मानना ये है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कि चाहे देश के महामहिम राष्ट्रपति हों, हमारे सर्वोच्च संवैधानिक पद हैं, चाहे देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हों, हमारे संवैधानिक पद के, चाहे स्टेट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस हों, चाहे कोई भी इंसान है, मानव है, ह्यूमन बीइंग है, उनसे गलती हो सकती है, भगवान नहीं है, खुदा अल्लाह गॉड नहीं है, और उन्हें बनना भी नहीं चाहिए। इसीलिए हमारे संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा, उन्होंने इस तरह का संविधान हमारा लिया कि उसके आगे सेशन कोर्ट के अपील हाई कोर्ट के आगे सुप्रीम कोर्ट SLP रिव्यू कैरेटिव सारा प्रोसेस बना है। इसका मतलब गलती का सुधार, भूल का सुधार कभी भी हो सकता है, भगवान खुदा कोई नहीं। ये जैसी कॉलेजियम को लेकर बवाल क्यों खड़ा हुआ है? कॉलेजियम को लेके अब हमारे आदरणीय लॉ मिनिस्टर हैं रिजिजू साहब, उन्होंने लोगों की बात रखी, उन्होंने सरकार की बात रखी, सरकार के साथ असहमत है। अब कानून मंत्री एक तरफ हमारे लिए कानून मंत्री हैं, एक तरफ हमारे लिए कॉलेजियम के बने हुए जज हैं। हमें अपने देश के मोदी जी की सरकार है, तो हमें उनकी बात भी माननी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके चुने हुए कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर, हमें उनकी भी बात माननी है। और दूसरी तरफ हमें अपने माननीय चीफ जस्टिस साहब की बात माननी है, हमें जस्टिस, हाँ उनके परिवार, अब देखिए उनके परिवार के ही तो आएंगे। अब मेरे परिवार के लोग वकील बनेंगे, जज नहीं बन पाएंगे, अलग बात है, उसमें बाधा आ सकती है। बनने चाहिए, वो भी बनने चाहिए, उनका भी अधिकार, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है साहब, हिंदुस्तान में सबका खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, तब हिंदुस्तान बनता है। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, सब तब मिलके हिंदुस्तान बनता है। बीच का कोई रास्ता दिख रहा है? हाँ, बीच का रास्ता, मुझे लगता है बीच का रास्ता निकलेगा, क्योंकि परिवार में क्या ये इस तरह से परिवार उनके उस लाइन में चले जाते हैं, वकील की लाइन में, डॉक्टर की लाइन में, राजनेताओं के बेटा राजनीति में चले जाते हैं, मीडिया हाउस के लोग मीडिया हाउस में चले जाते हैं, ज्वेलर्स के उसमें चले जाते हैं, गाड़ियों बनाने वाले नहीं, हाँ ये सब चल रहा। अब यही तो होगा। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या यही तो थी मुंबई में, ऐसा उन्होंने कहा बाहर का आ गया, ऐसा आ गया, इसको नहीं चलने देना, ये सब इस तरह से हो रहा है। यही जुडिशरी में भी है, यही फिल्म इंडस्ट्री में भी है, यही राजनीतिक हत्याएं भी जब होती हैं कि कोई गरीब नेता ऊपर से निकलने के प्रयास करता है, तो ऊपर के लोग कहते हैं नहीं इसे हम नहीं चलने देंगे, इसका खत्म। राजनीतिक हत्याएं इसीलिए हो रही हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हत्याएं इसीलिए बढ़ रही हैं, ये चीजें बढ़ रही हैं। ये सब चीजें अंतर सिंड्रोम आप सही मान रहे हैं, जो कहा जाता है सही क्या, व्हाट नॉट क्योर्ड मस्ट बी क्योर्ड, जिसका इलाज नहीं उसे सहना भी चाहिए। अब हमें तो सर्वोच्च न्यायालय में रहना है, 27 साल बीत गए, अब आगे भी जितना है रहना है उनके सामने। अब बात तो ये है ना कि किस तरह से ये हो, लेकिन हाँ कई मामलों में देखिए, मैं एक दृष्टांत बता रहा हूँ, जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब जो अभी चीफ साहब हैं, उन्हीं का साथ निर्भया का केस ही, निर्भया का केस था, ट्रिपल बेंच सुन रही थी। मैं एक बहुत बड़ी मार्मिक बात बता रहा हूँ, वो निर्भया का केस चल रहा था और लास्ट मोमेंट पे चल रहा था। हम देखिए टाल रहे थे, आप लोग हम पे आरोप लगा रहे थे कि आप तो डेथ वारंट टाले जा रहे हैं, लेकिन अगर हमारा भारत का संविधान किसी को जिंदा रहने की परमिशन देता है तो हम जिंदा रखे थे। हमको अपने जेब से तो आर्टिकल निकालते नहीं थे, भारत का संविधान मेरी जेब की चीज तो नहीं, वो तो खुली किताब है, सबके पास है, तो उससे मिलता था। तो ऑनरेबल DY चंद्रचूड़ साहब थे, उसमें थे, लीड कर रहे थे, और जस्टिस आर भानुमति थी, जस्टिस अशोक भूषण थे, और दीपक मिश्रा जी उस समय रिटायर हो गए थे। तो उनके भतीजे प्रैक्टिस बोबड़े साहब, आई एम सॉरी, ऐसे बोबड़े साहब थे, उसमें चीफ साहब थे, तो ऐसे बोबड़े साहब के सामने आया मैटर, वो आया, तो उसमें मुझे नहीं पता था कि कंप्लेनेंट की साइड से उनके भतीजे थे, दीपक मिश्रा जी के, ना ऐसे बोबड़े साहब के भतीजे
कंप्लेनेंट साइड से थे, उधर से पेश हुए होंगे कभी थे, मतलब उधर से अपीयरेंस में थे। मैंने नहीं देखा था, मेरे पास टाइम भी नहीं था देखने का। तो उन्होंने मुझे बोला, देखिए मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ बोबड़े साहब, सुप्रीम कोर्ट की बात है। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर सिंह इसमें हमारे भतीजे ये पेश हुए हैं इसमें। अच्छा, खुद कहा? हाँ, खुद कहा। तो मैं इस बेंच से हटना चाहूँ। मैंने कहा नो ऑब्जेक्शन, पेश हुए होंगे। देखिए मुझे आप पे भरोसा है, आपके न्याय पे भरोसा है, आपके जस्टिस पे भरोसा है, मैं इसको नहीं मानता। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, और कोर्ट एडजर्न की और बाद में आफ्टर लंच 2 बजे के लिए रखी। 2 बजे दूसरी बेंच की अपना हटे और अपना हटके उन्होंने अपने आप ओपन किया। तो ये भी चीज रही है। तब सीजीआई थे बोबड़े साहब? हाँ, बोबड़े साहब सीजीआई थे, इसीलिए वो लीड कर रहे थे उस समय। उन्होंने अपने को अलग कर लिया। उन्होंने अपने को अलग किया, उन्होंने अपने। अभी जस्टिस बेला त्रिवेदी जी का मामला आया, तो उन्होंने भी उसमें अपने को अलग किया। आपने देखा उसमें अलग किया। हम अप्रिशिएट करते हैं अगर कोई ऐसी चीजें आती हैं, तो ये भी अच्छी बात है कि उन्हें इस बात से लगता है किसी को, मतलब पवित्र होना भी चाहिए और पवित्र दिखना भी चाहिए। बिल्कुल, पवित्र दिखना भी चाहिए। अब अगर गंगा जल की बोतल में आप ड्राइजिन भर के ले जा रहे हैं, तो आपकी अपनी कॉन्शियस क्या कहती है वो आप पे डिपेंड करता है। ड्राइजिन तो भर के चली जाएगी, गंगा जल का रटन लगा रहेगा। तो अपने को पवित्र होना भी चाहिए। पवित्र, देखिए श्री राम जी के हम लोग वंशज हैं, और उन्होंने अपने को पवित्र दिखने के लिए सीता को, गर्भवती महिला को, अपनी पत्नी को, रानी को, जो 14 साल उनके साथ निभा के आई थी, उसको बाहर कर दिया। उसको बाहर कर दिया, केवल पवित्र दिखी, मतलब दिखने। लोगों के सवाल थे, उनकी प्रजा के सवाल थे, उनके सवाल थे। उनको पवित्र दिखने के लिए उन्होंने अपनी रानी को, उस सीता को जो रावण से लड़के लाए थे, वहां से इतना संघर्ष करके लाए थे। वो तो उस समय ये डीबी एक्ट नहीं था, केस नहीं थे, महिलाओं के कानून नहीं थे। नहीं, राजा दशरथ तो महिला के कानून लगा के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबको अंदर कराते कि तुम अंदर कैसे करा रहे हो, हम कब्जा करेंगे अयोध्या पे, तो सीता का माता का कब्जा करेंगे, ये इनका मैट्रिमोनियल हाउस है, ये कैसे, तुमने बाहर कैसे निकाला। लेकिन उस महिला ने नहीं बोला, राजा जनक ने नहीं बोला, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न किसी ने नहीं बोला, उनकी रानियों ने नहीं बोला, माओ ने नहीं बोला। जनता की आवाज को शायद रिजिजू साहब कह रहे हैं, और जनता की आवाज को अब देश की सुप्रीम कोर्ट भी सुनने के लिए तैयार है, सुन रही है। तो इनका संवैधानिक, उनका अपना मामला है, इसमें हम लोगों का अपना इतना कोई रोल है नहीं। कोई बनाएगा हमें तो भी बन लेंगे, नहीं बनाएगा तो भी अपनी वकालत है, चल रही है। इसलिए ऐसी कोई समस्या। कभी आपको अफसोस नहीं हुआ जज नहीं बन पाया? नहीं, ऐसा अफसोस क्यों होगा मुझे, उससे ज्यादा पॉपुलरिटी है हमारी। किसी एयरपोर्ट पे जाता हूँ, कहीं स्टेशन पे हूँ, कहीं किसी जगह जाऊँ, किसी फंक्शन, किसी शादी, किसी मीटिंग, इतने इन्विटेशन रहते हैं, हम जा नहीं पाते पूरे देश से। विदेशों से वो लोग बुलाते हैं, सेमिनार में, लॉ कॉलेज, लॉ स्टूडेंट, सब लोग बुलाते हैं। अब जजेस बनने का मुझे तब अफसोस हो ना, जब मैं पटना हाईकोर्ट पहुंचता हूँ, चेन्नई हाईकोर्ट, चंडीगढ़ या जयपुर या जोधपुर हाईकोर्ट पहुंचता हूँ। मैं नहीं जानता होता कि हाईकोर्ट में कौन जस्टिस होंगे, लेकिन वो जस्टिस मुझे जानते होते हैं। ये मेरे लिए अच्छी बात है। वो कहते हैं यस मिस्टर सिंह, जैसे मैं इनके जो गायत्री मिशन संस्थान परिवार का केस था, नैनीताल कोरोना था, तो कोरोना में बड़ा स्ट्रिक्ट था और मुझे भी कोरोना हुआ था, लेकिन मैं अपने क्लाइंट के लिए, डॉक्टर मेरे साथ था, एम्बुलेंस मेरे साथ थी। जीवन की भी मेरी बड़ी कठिन तपस्या रही वकालत मेरी। तो कोरोना में एम्बुलेंस मेरे साथ थी और मैं एम्बुलेंस में बैठ के वो केस लड़ने गया नैनीताल हाईकोर्ट को सीढ़ियों पे। वहां एम्बुलेंस नीचे रुकी, वहां तक मुझे चढ़ के जो जाना पड़ा, और वहां जाके मैंने आर्गूमेंट की, मेरी सांस फूल रही थी, मैं रिकवर ही हुआ था। और वहां जाके जब जस्टिस ने वहां कहा यस मिस्टर सिंह यू आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली, आई नो यू आर एपीसी, बस मेरी सारी बीमारी दूर हो गई, मेरा सारा मुझे अच्छा लगा। और मैं वापस आके एम्बुलेंस में लेट के मेरे इंजेक्शन लगाए गए, ग्लूकोज चढ़ाया। बहुत बहुत शुक्रिया एपी सिंह साहब द लीगल ऑब्जर्वर के खास शो में शामिल होने के लिए। तो ये थे डॉक्टर एपी सिंह, जिन्होंने बताया कि वो को जज बनने का अफसोस कभी क्यों नहीं रहा। साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो नए अधिवक्ता हैं उनको संघर्ष करते रहना चाहिए, क्योंकि संघर्ष से ही आगे का रास्ता निकलता है। तो आज के शो के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द एक नए शख्सियत के साथ, एक नए मुद्दे के साथ एक बार फिर होंगे हाजिर आपके सामने। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।